हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी केंद्रीय प्रवृत्ति की, सेंट्रल टेंडेंसी की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केंद्रीय, केंद्र अर्थात बीच में। यहाँ हम अंकों की बात करेंगे, आंकड़ों के समूह में पाए जाने वाले उनके केंद्र में जो अंक पाए जाते हैं उनके विषय में। सबसे पहले जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है। जब भी किसी सूचना से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उन आंकड़ों को एकत्रित करके उनको सार्थक और विश्लेषण योग्य बनाने के लिए उनका आलेखीय निरूपण किया जाता है। लेकिन केवल आलेखीय निरूपण ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना भी आवश्यक होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है केंद्र की ओर झुकाव। दूसरे शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति का तात्पर्य वैसे सूचकों से होता है जो किसी समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे सूचक हमेशा प्राप्तांकों के केंद्रीय मान को बताते हैं। इस मध्य के मान को हम लोग सांख्यिकी में केंद्रीय मान तथा बोलचाल की भाषा में औसत कहते हैं। अर्थात जब भी आंकड़े प्राप्त करते हैं तो उन आंकड़ों के बीच में एक ऐसा अंक होता है जो कि समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे ही अंक को हम केंद्रीय मान कहते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका प्राप्तांक है 20, 21, 19, 22 तथा 23। ये जो प्राप्तांक है ये देखने में एक दूसरे से अलग लगते हैं और हैं भी, लेकिन फिर भी इनमें एक प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इन 5 प्राप्तांकों में एक अंक ऐसा है जिसके चारों तरफ शेष 4 अंक केंद्रित हैं। यदि इस चित्र में हम देखें तो इन 5 प्राप्तांकों में से 21 एक ऐसा अंक है जिसके इर्द गिर्द चारों प्राप्तांक है, अर्थात चारों अंक जो हैं वो 21 के आसपास प्रतीत होते हैं। कुछ अंक हैं जो 21 से बड़े हैं तथा कुछ अंक हैं जो 21 से छोटे हैं। तो सांख्यिकी भाषा में आंकड़ों की इस प्रवृत्ति को ही केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात आंकड़ों के इस समूह में 21 एक ऐसा अंक है जो इन चारों अंकों के, 5 अंकों के केंद्र में है। अब हम परिभाषा देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की। पहली परिभाषा है वो है चैपलिन महोदय की। इन्होंने कहा है कि प्राप्तांकों के प्रतिनिधि मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरी परिभाषा वो है रेबर की। इन्होंने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का तात्पर्य प्राप्तांकों के वितरण के प्रतिरूपी अथवा औसत मूल्य से है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि नंबर 1, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति द्वारा हम बहुत सी संख्याओं में से एक ऐसी संख्या प्राप्त करते हैं जिससे संपूर्ण संख्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, यह एक औसत है जो समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करती है। 3 है, यह 2 या 2 से अधिक समूह की उपलब्धियों को तुलना के योग्य बनाती है। और 4 है, जब कभी 2 या 2 से अधिक आंकड़ों के समूह के तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है तब उनकी तुलना मूल प्राप्तांकों के आधार पर संभव नहीं होती है, क्योंकि उनका प्रसार न्यूनतम इकाई से लेकर अधिकतम इकाई तक दूर दूर तक फैला रहता है। उन आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर भी उनका तुलनात्मक अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न समूहों की केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना आवश्यक हो जाता है। अतः समस्त प्राप्तांकों को सरल और सारांश रूप में व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि मूल्य को ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं।
आइए अब देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो जो सबसे पहला है नंबर 1, संक्षेपीकरण। केंद्रीय प्रवृत्ति आंकड़ों के प्रातिनिधिक मूल्य के संक्षिप्तीकरण में सहायक होता है। अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति द्वारा आंकड़ों के जो प्रतिनिधि मूल्य हैं उनका संक्षिप्त में वर्णन किया जा सकता है। नंबर 2 है सरलीकरण। केंद्रीय प्रवृत्ति द्वारा आंकड़ों के मूल्य को सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है, आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे कि सभी उसे समझ सकें। थर्ड है तुलना का आधार। यह आंकड़ों के समूह के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक समूहों का यदि तुलनात्मक अध्ययन करना हो, तब फिर जो उनके प्राप्तांक है उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति निकालकर ही तब उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सांख्यिकीय विश्लेषण। यह आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक होता है। जैसे अभी हमने शुरुआत में ही देखा कि यदि आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उनको सार्थक और विश्लेषण योग्य बनाने के लिए केवल उनका आलेखीय निरूपण ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उनका केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना भी आवश्यक होता है, जिससे कि उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सके। तो ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति है यह आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट है नंबर 5, समग्र का प्रतिनिधित्व। अभी हमने जाना कि आंकड़ों के समूह में एक ऐसा अंक होता है जो कि सभी अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक औसत होता है जिससे कि सभी अंकों के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 6, अनुपात का निर्धारण। यह आंकड़ों के अनुपात का निर्धारण करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है नंबर 7, योजना बनाने में सहायक। यह योजना बनाने में सहायक होता है। जब आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, उनका आलेखीय निरूपण किया जाता है, उनकी केंद्रीय मान का पता लगाया जाता है, तब उसके आधार पर उस समूह का अध्ययन करके उसके लिए योजना बनाई जा सकती है और अंत में निर्णय लेने में सहायक। यह समग्र समूह के उपलब्धियों के संबंध में निर्णय लेने में सहायक होता है। अर्थात मान लीजिए जिस भी छात्र समूह के उपलब्धि से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, उसके केंद्रीय मान को निकालकर छात्रों की उपलब्धियों के विषय में पता लगाया जाता है और उसके आधार पर छात्रों की उपलब्धि के संबंध में निर्णय लिए जा सकते हैं। ये जो केंद्रीय मान है छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में निर्णय लेने में शिक्षकों की सहायता करता है। तो ये था केंद्रीय प्रवृत्ति, उसका अर्थ और उसकी उपयोगिता तथा महत्व। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन करने के लिए उसके जो 3 मापक हैं, मीन, मीडियन और मोड की। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।